हम लोग 10 का मॉडल सेट का बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें सब्जेक्टिव भी करना है। आज हम लोगों को करना है 12 का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें से कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि टैली कर जाएंगे, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो है बहुत अधिक है, 70 ऑब्जेक्टिव है ना। उसमें से ये 30 ऑब्जेक्टिव में से हम इतना गारंटी जरूर ले रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे, टैली कर जाएंगे। इसमें हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ग्लिसरीन है। अब ये ग्लिसरीन क्या है, तो ग्लिसरीन का जो फॉर्मूला होता है CH2OH CHOH और CH2OH। मतलब क्या, ग्लिसरीन है तो ये कैसा अल्कोहल है, तो ये होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरीन क्या है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जो कि हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2OH, उसके बाद CH2OH। तो इसमें बताओ कितने OH हैं, 2 OH है, तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ALC हम लिख देते हैं। ये क्या है, इसमें 2 OH है तो डाईहाइड्रिक, और ग्लिसरीन में 3 OH होते हैं तो इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है तुमको फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक नाम, या तुमको IUPAC नाम देखोगे तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। इसका IUPAC नाम हम तुमसे पूछे तो IUPAC नाम के लिए एक कार्बन रहता है, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और इसका लास्ट टाइम क्या होता है OIC, मेथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। एसिटिक अम्ल बोले तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। इसका हम पूछे कि लास्ट ना इसका पूछे IUPAC नाम क्या होता है, तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और इसका लास्ट में क्या होता है OIC, एथेनोइक एसिड, है ना। यानी इसमें फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होगा मिथेनोइक एसिड, और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम इथेनोइक एसिड, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एथिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एथिलीन का लड़का को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है। इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथिलीन। तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। इसमें भी दिमाग में रखना, पहले सिग्मा ऊपर होता है, क्यों होता है ये 11th में हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े हुए हैं। यहाँ हम तुमसे पूछा तो पाई कितना निकला, यानी इसमें पाई की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, एसिटिलीन गैस। अब एसिटिलीन में लड़कों को प्रॉब्लम होता है, अब एसिटिलीन का फॉर्मूला ही नहीं याद होता है, तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये है एसिटिलीन गैस। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, 1 सिग्मा 2 पाई, तो इसमें पाई की संख्या कितना निकल गया तुम्हारा, 2। अच्छा, बेंजीन। तो बेंजीन में तुम्हारा पता होना चाहिए कि एकांतर द्वि बॉन्ड होता है, ये है। तो इसमें कितने बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसमें 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी इसमें पाई की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है H3PO4। तो H3PO4 क्या है, तो H3PO4 मतलब क्या है, कहने का मतलब पूछता है कि H3PO4 कार्बोहाइड्रिक या कौन सा, मतलब ये बेसिक है, मतलब इसमें कितने बेस हुआ करते हैं, तो इसमें मतलब क्या है, ये ट्राई बेसिक होता है, ट्राईहाइड्रिक बोल दो या ट्राई बेसिक बोल दो, ट्राई बेसिक होता है ये। अच्छा, H3PO4 क्या होता है, डाई बेसिक होता है, या डाईहाइड्रिक बोल दो, है ना। अच्छा, इसमें एक और श्रेणी आता है तुमको, वो होता है H3PO2। तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये है तुम्हारा मोनोहाइड्रिक, है ना। यहां देखेंगे ध्यान से, H2SO4 क्या है, तो H2SO4 अम्ल है। अम्ल में ये कौन सा बेसिक है, तो इसमें 2 गो OH ग्रुप होते हैं। अब 2 गो OH ग्रुप कहां से पता चलेंगे, तो इसका संरचना हम पीछे बता चुके हैं। तो ये संरचना जो है तुमको H2SO4 में जो जब पता करोगे तो ये जो होता है डाई बेसिक होता है, मतलब द्विभाषमिक। देखेंगे ध्यान से, द्विभाषमिक। ये देख लेंगे, ये त्रिभाषमिक, इसको ट्राईहाइड्रिक बोल दो या त्रिभाषमिक बोल दो, बात एक ही है। यहाँ डाईहाइड्रिक बोल दो या द्विभाषमिक बोल दो,
ये जो कि हमेशा परीक्षा में आया करते हैं ये क्वेश्चन, ये द्विभाषिक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन, ध्यान से, पॉलीथीन जो हम लोग पॉलीथीन इसको बोलते हैं वो किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन, यहाँ से पॉली को हटा दें तो पॉली को हटा देंगे तो पता चलेगा कि इथीन प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो ये है इथीन का बहुलक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथीन का। इसमें से पॉली हटा दे, इथीन प्राप्त होगा। अच्छा, उसके बाद है पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर का संधि विच्छेद करें, पॉली प्लस एस्टर, तो पॉली हो गया मतलब अनेक, और ये किसका बहुलक है? तो वो है पॉलीएस्टर, यानी ये किसका बहुलक है? एस्टर का। तो ये हो गया एस्टर। अच्छा, उसके बाद ओलियम का अनुसूत्र। ओलियम का अनुसूत्र जो होता है H2SO7, याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं 12 में। अच्छा, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड निकालना है तो इसका संरचना देखते हैं हम लोग। ये हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा होता है, तो सिग्मा 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 सिग्मा, यानी इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए 4, है ना। अच्छा, इसमें देखें हीरे में कार्बन के संकरण, हीरा जो है उसमें कार्बन का संकरण याद रखेंगे sp3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीरा में कार्बन जो है, कार्बन का चारों वैलेंसी क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं, और चारों वैलेंसी जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो 4 गो सिंगल बॉन्ड का मतलब 4 गो सिग्मा बॉन्ड, 4 गो सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3, 3 गो p और 1 गो s, 4 गो हो गया, 4 गो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद तुमको ग्रेफाइट में तुमको कार्बन का संकरण sp2 होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के संरचना में, ये इसके त्रिविमीय संरचना में देखेंगे तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट में कार्बन का 3 ही वैलेंसी पूरा हो पाता है, और एक वैलेंसी जो एक इलेक्ट्रॉन जो वो खाली होते हैं, जिसका विद्युत का क्या होता है? सुचालक हुआ करता है। तो इसमें कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? तो 3 कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? sp2, यहाँ 2 p वाला का हो गया और 1 s वाला का हो गया। अच्छा, कॉपर माटी में क्या होता है? तो देखिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कॉपर माटी तुम्हारा कॉपर माटी में क्या होता है? Cu2s और APS, मतलब इसमें जो होता है तुमको Cu2s और APS होता है। फिनॉल, यहाँ जो है फिनॉल का अनुसूत्र, तो फिनॉल का अनुसूत्र देखेंगे C6H5OH, फिनॉल का अनुसूत्र होता है C6H5OH। उसके बाद हम तुमसे बोले कि ये कितने डिग्री का एमीन है? ये एमीन है, लेकिन कितने डिग्री का एमीन है? तो ये रहा 3 डिग्री का एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से कितने CH3 जुड़े हैं? इसको लिखने का तरीका भी है। इसको लिखने का तरीका यहाँ ये है कि N पर कितने CH3? 3 CH3 है। देखेंगे ऐसे लिखने का तरीका है ये। तो ये कितने डिग्री का एमीन हुआ? 3 डिग्री का एमीन हुआ। उसके बाद तुमको कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो कॉपर का अयस्क बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो कॉपर पाइराइट, यानी CaFeS2, कॉपर पाइराइट। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल किससे बनाया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। नाइट्रिक अम्ल जो है वो किस विधि द्वारा बनाया जाए? यहाँ विधि लिख लेंगे, नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा बनाया जाता है, मतलब उच्च पैमाने पर तुमको, तो ये बनाया जाता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा। अमोनिया किस विधि? ये तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है। नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा, और जो अमोनिया जो है उसका बनाने की जो विधि है वो हम लोग किस विधि का यूज करते हैं? हैबर विधि में, हैबर विधि से। अच्छा, उसके बाद नाइट्रोजन में N का संकरण, तो नाइट्रोजन में N का संकरण, इसका संरचना बनाओगे तो 3 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 3 गो हाइड्रोजन है और एगो लोन पेयर है। तो 3 गो हाइड्रोजन से सिग्मा सिग्मा, 3 गो सिग्मा, एगो लोन पेयर, 4, तो 4 के लिए sp3, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। अच्छा, उसके बाद कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कार्बोनिल में कार्बन का संकरण, तो कार्बोनिल समूह दिमाग में रखेंगे, ये है कार्बोनिल समूह। इसी को कार्बोनिल समूह बोलते हैं। परीक्षा में आया भी है कि संकरण न पूछकर उसमें पूछा कि निम्न में कौन कार्बोनिल समूह है? तो ये है कार्बोनिल समूह। इसमें पूछा है कि कार्बन का संकरण कितना है? तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो 3 गो सिग्मा के लिए sp2 संकरण। अच्छा, उसके बाद ईथर में, तो ईथर का क्रियाशील समूह क्या होता है? वो होता है, इसमें कितने सिग्मा हुआ? 1 सिग्मा 1 सिग्मा। अब यहाँ ऐसा ना बोल देंगे कि sp होता है, क्योंकि यहाँ 2 गो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
तो यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा, तो 2 2 4 हो गए यानी sp3। ईथर में ऑक्सीजन का संकरण कितना हो गया sp3। उसके बाद पूछा कि अल्कोहल में O का संकरण कितना होगा। अल्कोहल में O का संकरण, तो इसमें अल्कोहल को देख लो, तो अल्कोहल इस प्रकार से होता है, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा था, 2 2 4 का मतलब sp3। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में तुमको कार्बन का संकरण पूछा था। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन का संकरण बताने के लिए सबसे पहले इसका संरचना लिखना जरूरी है। तो संरचना जब लिखेंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो संरचना में देख लो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, कितने सिग्मा मिले 3 सिग्मा मिले, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन का संकरण sp2 होता है। उसके बाद NH2 में ये कितने डिग्री के अमीन है, NH2 में N का संकरण, तो 1 सिग्मा और 2 यहाँ सिग्मा, 3 सिग्मा से sp2। दूसरी बात यह है कि एमीन अगर पूछेगा तो एमीन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अमोनिया से होती है। पहला फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमीन की उत्पत्ति अमोनिया से होती है, तो अमोनिया का संकरण sp3। यहाँ शायद हम गलत लिख दिए, देखो तो ध्यान से, यहाँ देखेंगे, यहाँ अमोनिया है तुमको 1 2 3 4, सही है। यहाँ अमोनिया में एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो 1 सिग्मा और 2 यहाँ सिग्मा हाइड्रोजन से 2 1 3 1 4, यानी इसका संकरण sp3।